नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, प्रयागराज का रुख करेंगे। मोहम्मद जावेद का घर तोड़े जाने का मामला हाईकोर्ट अब जा पहुंचा है। मोहम्मद जावेद की पत्नी ने याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में। याचिका में मुआवजे और दोबारा घर देने की मांग की गई है। बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। परवीन फातिमा की कोर्ट से अपील है और मामले को अर्जेंट मैटर मानते हुए सुनवाई की मांग की गई है। तो प्रयागराज में हुए बवाल के बाद सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है जावेद की पत्नी की तरफ से। जावेद की पत्नी ने हाईकोर्ट का रुख किया है, हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और कहा गया है याचिका में कि घर बनवा कर दिया जाए और मामले को अर्जेंट लिया जाए, सुनवाई अर्जेंट मामले को लेते हुए की जाए। तो मोहम्मद जावेद का घर तोड़े जाने का मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है। मोहम्मद जावेद की पत्नी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और जिसमें याचिका में मुआवजे और दोबारा घर देने की मांग की गई है और इसके साथ ही बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है हाईकोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें कि परवीन फातिमा की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई है। प्रयागराज बवाल के आरोपियों की संपत्ति अब कुर्क होगी। सपा एआईएमआईएम नेताओं की संपत्ति कुर्क होगी। एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम पर बवाल करने का आरोप है। सपा पार्षद फजल खां, जीशान रहमानी की संपत्ति भी कुर्क होगी। उमर खालिद और आशीष मित्तल की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी प्रशासन कर चुका है। कोर्ट ने जारी कर रखा है गैर जमानती वारंट और सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार नहीं होने पर पुलिस अब कुर्की करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां पर सपा एआईएमआईएम नेताओं की संपत्ति अब कुर्क होगी। प्रयागराज बवाल के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी अब प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम पर बवाल का आरोप है। सपा पार्षद फजल खां, जीशान रहमानी की संपत्ति भी कुर्क होगी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि उमर खालिद और आशीष मित्तल की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी में अब प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है और ये सब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अब पुलिस की टीम और प्रशासनिक अमला इन आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो गिरफ्तार नहीं होने पर पुलिस अब कुर्की करेगी। तो लगातार जिस तरीके से कार्रवाई का शिकंजा कसता नजर आ रहा है और अब प्रयागराज बवाल के आरोपियों की संपत्ति की कुर्की की जाएगी। ये बड़ी अपडेट है प्रयागराज हिंसा मामले से जुड़ी। आपको बता दें कि जिस तरीके से गैर जमानती वारंट भी जारी है इन आरोपियों को लेकर के, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अब इन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्की की जाएगी इनकी संपत्ति को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई प्रशासनिक अमले की तरफ से की जानी है, अब का तैयारी की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, इनकी जो आरोपी है इनकी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी है, क्या कुछ खबर पर और जानकारी और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर, हालांकि अब तक जो जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था उसमें करीब 103 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, उन्हें जेल भेजा जा चुका है। 7 एफआईआर हुई हैं अलग अलग थानों में। तो कह सकते हैं कि लगातार जो पुलिस प्रशासन इस पर काम कर रहा है और अज्ञात करीब 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो उन लोगों की तलाश लगातार पुलिस कर रही, लेकिन कुछ इसमें मुख्य नाम थे जो नामजद थे। उनमें से ये नाम है जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से एक पार्षद हैं, उनका नाम है। साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो नामजद हैं, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। और ऐसे में अब उनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट है कोर्ट से हासिल है, उसके बाद उनकी तलाश
इसके साथ साथ अब नई कार्रवाई करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। इन तमाम जो लोग हैं, नामजद है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं, इनके कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। और कह सकते हैं कि पुलिस लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। न सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जो नामजद हैं, अज्ञात की भी तलाश लगातार फोटो और वीडियो के जरिए की जा रही है। और उसी कड़ी में ये जो नाम सामने आए हैं, जो नामजद किए गए थे, उनके खिलाफ अब कुर्की की कार्रवाई भी पुलिस जल्द से जल्द करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल शोएब, कितने दिनों के अंदर ये तैयारी ये कार्रवाई जो है ये देखने को मिल सकती है कि कुर्की की जाएगी, और अधिकारियों की तरफ से अब तक क्या कुछ तैयारी कर ली जा चुकी है? बिल्कुल, पुलिस हालांकि इस तरह की तैयारियों के लिए वो ज्यादातर तैयार रहते हैं। तमाम तकनीकी पहलुओं को देखते हुए किसी भी वक्त या किसी भी दिन ये कुर्की की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अलग अलग मोहल्ले में रहने वाले ये लोग हैं और ये नामजद हैं। तो पुलिस ने इनके बारे में ज्यादातर डिटेलें निकाल ली होंगी और अब वो किसी भी वक्त कार्रवाई करे। हालांकि इस बीच में हो सकता है कि वो गिरफ्तार भी हो जाएं, क्योंकि ये लोग भी पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही है और पुलिस इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहती है। लेकिन अभी तक चूंकि ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए, तो ऐसे में अब इन पर इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है जिसके तहत ये कुर्की की कार्रवाई की जाने की तैयारी की जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस पर अमली जामा भी पहनाएगी, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से इस घटना में शुरू से ही तेजी दिखाई थी, दूसरे ही दिन जो मुख्य आरोपी थे जावेद पंख, उनके न सिर्फ आवाज को जमींदोज कर दिया गया था, कई और लोगों के जो इसमें नामजद हैं, जो गिरफ्तार है, उनकी बाकायदा जो पीडीए है वो जांच कर रहा है, उनकी संपत्ति, चल अचल संपत्ति की जांच कर रहा है। तो कार्रवाई जिस तरह से तेजी से की जा रही है, तो उससे उम्मीद ये की जा रही है कि ये लोग जिनके नाम कुर्की करने की तैयारी की जा रही है, इस पर भी जल्द से जल्द प्रशासन तैयार। बिल्कुल शोएब, लेकिन जिस तरीके से अब ये कुर्क करने की तैयारी उनके घरों की चल रही है, ऐसे में जाहिर तौर पर है कि उनके परिजनों को भी ये खबर अब तक पहुंच गई होगी, और ऐसे में उनके परिजनों की तरफ से क्या कोई बात अब तक सामने आई क्या बाहर? बिल्कुल, उनकी परिजनों की तरफ से लगातार बचाव के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं, चाहे लीगल पॉइंट से की जा रही है। खासतौर से जो एक पार्षद है फजल, जिनका नाम है, जो जिनके खिलाफ भी कुर्की होनी है, वो अपने इलाके के काफी जनप्रिय नेता भी माने जाते हैं, क्योंकि वो पार्षद है लगातार है। तो उनकी मां की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखने की बात कही गई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्हें गलत तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वो जनप्रिय नेता, और जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त वो किसी और जगह पर थे, ऐसा उनकी मां की तरफ से कहा गया। और बाकायदा एक पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार की बात की कही जा रही थी। इस तरह से जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी लगातार कोशिश हो रही है। उसी तरह से जो जिला अध्यक्ष है ओवैसी पार्टी के, उनकी तरफ से भी बयान आ चुके हैं उनकी पार्टी की तरफ से कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। साथ ही साथ जो कानूनी बचाव के रास्ते, उस पर भी उनकी तरफ से कोशिशें हो रही है। लेकिन प्रशासन, इसी वजह से प्रशासन बहुत ही एहतियात के साथ, तमाम सबूतों के साथ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी तरह की तकनीकी बचत उनको मिलने न पाए। और यही वजह है कि जावेद पंख का जो मकान है, उसको गिराने के बाद तमाम तकनीकी पहलुओं पर एक तरह से कह सकते हैं उनको प्रशासन को घेरने की कार्रवाई की गई। अभी जैसा कि आप बता भी रहे थे कि बाकायदा उनकी जो पत्नी है, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है कि पीडीए ने गलत तरीके से उनका मकान गिराया। तो इसलिए प्रशासन उन तमाम पहलुओं पर भी निगाह जरूर रख रहा है कार्रवाई करने से पहले, जिससे वो कानूनी पचड़े में खुद न फंसने पाए। इसलिए शायद थोड़ा बहुत देर हो, लेकिन ये जरूर है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई की पूरी तैयारी कर चुका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शोएब। तो और रुख करेंगे अब अगली खबर का, लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर सीएम आवास पर जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। दूर दूर से फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर के योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंचे थे और अपनी फरियाद को रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन फरियादियों की फरियाद को सुना। सीएम ने सभी सदस्यों के निस्तारण के आदेश दिए हैं। सभी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराया जाए। मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर के पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन फरियादियों की समस्याओं को सुना और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि इन फरियादियों की फरियाद को सुनने के बाद जो भी इनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण किया जाए।
काट कहा गया। रुक करेंगे अब ग्रेटर नोएडा का, जहां ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। आईआईएमटी कॉलेज में आयोजित छात्रवृत्ति प्रोग्राम में हिस्सा लिया है उन्होंने। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करेंगे। उसके साथ ही नोएडा सांसद महेश शर्मा और दादरी विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आईआईएमटी कॉलेज में आयोजित छात्रवृत्ति प्रोग्राम में हिस्सा लिया उन्होंने। छात्रों को आज छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को वितरण करेंगे छात्रवृत्ति स्वतंत्र देव सिंह। और इसके साथ ही नोएडा सांसद महेश शर्मा और दादरी विधायक तेजपाल नागर भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार बदल चुकी है और कानून का राज हो, लेकिन बड़े अफसरों का इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। और नोएडा के डीएम सुहास सिलवाई फरियादियों की नहीं सुनते हैं। बता दें कि 3 से 4 घंटे तक पीड़ित अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर डीएम के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन डीएम साहब बाहर नहीं निकले। वहीं आज एक दिव्यांग महिला समेत कई पीड़ित लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर 3 से 4 घंटे बीत जाने पर भी जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं को नहीं सुना। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिव्यांग महिला अपनी फरियाद को लेकर के पहुंची है डीएम कार्यालय पे। और बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तक ये फरियादी इंतजार करते रहे, लेकिन इनकी फरियाद को सुना नहीं गया। इनका आरोप है साफ तौर पर कि दरअसल डीएम साहब ने इनकी फरियाद को सुना नहीं और उनकी फरियाद को सुनने के लिए ना ही उन्हें बुलाया गया और ना ही डीएम साहब बाहर आए। तो 3 से 4 घंटे तक ये लोग इंतजार करते रहे डीएम कार्यालय के बाहर। घंटों बैठे रहे ये फरियादी। नोएडा की ये तस्वीरें हैं। क्या नाम है? और सीधे लिए चलते हैं इस दौरान आपको लखनऊ, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने हमें सूची उपलब्ध कराई कि प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं। तो हमने अनुरोध ये किया कि हमको उन मरीजों का नंबर भी उपलब्ध कराया जाए जो एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो उनका नंबर भी लिखा जाता है रजिस्टर पर कि कौन मरीज का संपर्क नंबर क्या है। तो हमने 75 जनपदों में और सभी मेडिकल कॉलेज जो चल रहे हैं उनको नंबरों को रैंडमली हमने तय किया कि किसी भी 10 जनपद को हम रोज उठाएंगे और हर जनपद के 2 मरीजों से सीधी बात हम करेंगे। कुछ जनपद के मरीजों से हमने कल बात की है 10 जनपदों से, तो कुछ का मैं आपके समुच दिखाना चाहता हूं। अगर ये चल सके तो चला सकते हैं आप लोग। कोई चला सकता है? हेलो, नमस्ते, मैं ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। हाँ प्रणाम भाभी जी। राजेंद्र गुप्ता जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पता चला कि अस्पताल में भर्ती है, तो मैंने सोचा हालचाल ले लूं। अब सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अस्पताल में ठीक से इलाज हुआ है? अच्छा, आप लोग संतुष्ट है ना? अच्छा, कभी कोई दिक्कत हो बताइएगा। हमने सोचा स्वयं आपसे बात कर लें, ठीक है? नहीं, अब अगर बात करने की स्थिति में पेशेंट नहीं तो मत बात कराइए। आपने सूचना दे दी, हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं दीजिएगा, जल्दी स्वस्थ होकर घर जाए वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आभार भाभी जी आपका। प्रणाम, धन्यवाद आपको। अब क्या स्थिति है वहाँ घर में? अब फायदा है पहले से? अच्छा, लखनऊ से हम, क्या पहचाना? लखनऊ से हम ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। और सरकार ने चिंता की आपकी कि भाभी जी जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी घर आए, ठीक है? क्या क्या बीमारी थी उनको?
अच्छा, अब कंट्रोल में है? अस्पताल में पैसा वैसा तो नहीं लिया किसी ने दवाइयों का, या डॉक्टर ने किसी ने परेशान तो नहीं किया? अच्छा, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। पूरी सरकार आपकी स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। पूरी भाभी जी जल्दी ठीक हो, घर आए। सरकार इस बात की चिंता कर रही है आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार बदल चुकी हो और कानून का राज हो, लेकिन बड़े अफसरों पर इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। नोएडा डीएम सुहास एलवाई फरियादियों की नहीं सुनते हैं, ऐसी खबरें सामने आई हैं। बता दें कि 3 से 4 घंटे तक पीड़ित अपनी फरियाद को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर डीएम के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन डीएम साहब बाहर नहीं निकलते हैं। वहीं आज एक दिव्यांग महिला समेत कई पीड़ित लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर 3 से 4 घंटे बीत जाने पर भी जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं को नहीं सुना, ऐसा आरोप इन फरियादियों की तरफ से लगाया गया है। तो नोएडा के जिलाधिकारी के ऊपर जिस तरीके से अब ये जो आरोप लग रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि दरअसल वो फरियादियों की फरियाद नहीं सुनते हैं। 3 से 4 घंटे तक फरियादी अपनी फरियाद को लेकर के उनके दफ्तर के बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन ना तो फरियादियों को अंदर बुलाया जाता है और ना जिलाधिकारी महोदय बाहर निकालते हैं। चिल्लाती रहेगी। हम कह रहे डीएम साहब बात सुन लो, मीटिंग में जा रहा हूँ जी। पता नहीं क्या जैसे जिले पे आसान कर दिया। अंदर 3 महीने हमें हो गए धक्के खाते खाते, कोर्ट से बरी हो गए, सब कुछ हो गए, फाइल दबा के बैठे हैं। पैसे चाहिए ना, और क्या चाहिए। अच्छा, डीएसओ इस पे धमका देता है, वो उस पे टरका देता है, दोनों का गेम ऐसे ही चल रहा है। तो आप कब से बैठे हुए हैं? मैं तो रोज आ रहा हूँ भैया, नोएडा जा रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। सुबह 9 बजे से बैठा हूँ, 9 बजे मिलने का टाइम होता है, मालिक 11 बजे से पहले आता ही नहीं है। अच्छा, तो आज मुलाकात नहीं हुई आपकी? उठ के चलती मुलाकात हुई, बोला डीएसओ ऑर्डर कर देगा। डीएसओ के पास गया, डीएसओ कह रहा डीएम ने फाइल पे करा ही नहीं दिया आपके, उन्हीं के पास फाइल रखी है, बिना फाइल साइन करे मैं कैसे ऑर्डर कर दूं। इनसे कहो तो जी की सुनते ही नहीं है, चले गए, मीटिंग में जाना, ये करना है, वो करना है। मैं शादी की लड़की के 16 में भरा था, उसका भी कुछ कागज जब्त कर लिए नहीं मिला। ये लड़की का भरा दिया, कहीं मार्च में मिलेगा, अब कहीं बजट खत्म, फिर बोले जून में लगाएंगे। और जून में अब कह रहे कि सरकार से वो बंद हो गई योजना। कब से आ रहे हो आप? मैं तो 6 से 7 महीना हो गए। अच्छा, मुझे तो 2 साल कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं है। ये कागज दे देते हैं, वे वहाँ धर लेते हैं, ये दे देते हैं, कागज भी जब्त हो जाते हैं। अच्छा, अब कह दिया कि योजना बंद हो गई। तो डीएम साहब से मुलाकात हुई? नहीं मिले, कहाँ, हम तो कागज लेके बैठे रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि नोएडा के जिलाधिकारी के ऊपर इन फरियादियों की तरफ से आरोप है कि दरअसल इनकी समस्याओं को सुना नहीं जाता है और डीएम उनसे मुलाकात करने तक की नहीं सोचते हैं। नितिन, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे नितिन से। तो डीएम इन फरियादियों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, किस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि विकलांग फरियादी भी वहां पर पहुंचे हैं, यानी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय को समय नहीं होता है इन लोगों की फरियाद सुनने को लेकर के। जिस तरीके से इन लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है, नाराजगी देखने को जाहिर तौर पर मिल रही है कि इनकी फरियादों को सुना नहीं जा रहा और लगातार ये भटकने पर मजबूर हैं। और एक बार फिर से नितिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नितिन, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि नोएडा के जिलाधिकारी फरियादियों की फरियाद नहीं सुनते हैं, दरअसल क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई है तो उसको लेकर खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। उनसे साफ कहा गया है कि आखिरकार जो भी फरियादी है उनकी समस्या का समाधान जो है तुरंत निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जो बुजुर्ग महिला थी, जो अपाहिज महिला थी, वो वहाँ पर ऑफिस जाती है, वहाँ से 3 से 4 घंटे जो वहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन डीएम साहब ऑफिस से बाहर नहीं आते। जिस तरह वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आखिरकार डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब जो है बाहर गए हुए, तो वो कम से कम 4 से 5 घंटे वहाँ पर इंतजार उनको कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उनका कहना था कि डीएम साहब के 4 से 5 घंटे का जो इंतजार हम वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एसी वाले कमरे से जो है डीएम साहब बाहर नहीं आते, तो उसी को लेकर जो फरियादी है वहाँ पर जो जाते हैं फरियाद सुनाने के लिए, लेकिन जो अधिकारी हैं यहाँ के उच्च अधिकारी यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के अंदर बैठे हुए हैं, वो एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलते, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो आलोक सिंह या डीएम साहब हो, कोई भी अधिकारी हो, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता कि आखिरकार जो फरियादी हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं कि उनकी जो फरियाद हो एक समस्या लेकर वहाँ पहुंचते हैं। उनका ये कहना होता है कि आखिरकार जो हमारी समस्या सुनेगा तो आखिरकार कौन सुन सकता है, तो उसी को लेकर वो अपनी जो समस्या थी वो खुद डीएम साहब के यहाँ पर जाते हैं। लेकिन डीएम साहब जो है वहाँ से 4 से 5 घंटे का उनको वेट कराया जाता है, लेकिन उनको जो है जब भी नहीं मुलाकात होती, उसके बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन।
और अब रुक करेंगे जौनपुर का, जहां पर सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई है। बच्ची समेत 5 लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। यात्रियों से भरी ऑटो खाई में पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए खाई में ऑटो पलटी है। घायलों को बदलापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बदलापुर से महाराजगंज जा रही थी ऑटो। बदलापुर के भलुआही के पास ये पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यात्रियों से भरी ऑटो खाई में पलट गई है और बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए खाई में ऑटो पलटी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। घायलों को बदलापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। और कौशाम्बी में शिक्षा विभाग 2 शिक्षिकाओं की तलाश कर रहा है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का इन पर आरोप है। एसआईटी जांच में मामले का खुलासा हुआ है। एसआईटी ने बीएसए को कार्रवाई के लिए खत लिखा है, एक पत्र लिखा गया है। रामपुर सुहेला के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थी ये फर्जी शिक्षिका। तो बड़ी खबर आपको बता दें कौशाम्बी से है, जहां पर अब शिक्षिका की तलाश चल रही है। फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी की जा रही थी। एसआईटी ने बीएसए को कार्रवाई करने के लिए अब पत्र लिखा है और बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है एसआईटी की तरफ से। रामपुर सुहेला के प्राथमिक विद्यालय में ये टीचर तैनात थे। आपको बता दें कि अब तलाश जारी है। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर शिक्षा विभाग में टीचरों की तलाश जारी है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का इन पर आरोप है। ये बड़ी खबर कौशाम्बी से। उधर ग्रेटर नोएडा में कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के विधायक और बीकानेर स्नेक्स बनाने वाली कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि विधायक पर जालसाजी, संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी जैसे आरोपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2018 में बीकानेर कंपनी का वेयर हाउस बनाने के नाम पर पीड़ित की जगह ली गई थी और किराए पर ली गई थी ये जगह, और एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी जगह खाली नहीं की गई। विधायक ने जमीन पर अवैध कब्जा कर सत्ता का रौब दिखाकर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर विधायक समेत 6 लोगों के खिलाफ दादरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है, जहां पर वाराणसी एमएलए सौरभ श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर है, फोर्जरी, लूट समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है। बीकानेर कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एग्रीमेंट के बाद भी जमीन को, जगह को खाली न करने का ये पूरा मामला है। दादरी थाने में एमएलए और कंपनी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। किराए पर वेयरहाउस लेकर हड़पने का आरोप लगाया गया है कंपनी पर और विधायक पर। एग्रीमेंट खत्म होने पर भी जगह को खाली नहीं किया गया, ये आरोप लगाया गया है पीड़ित की तरफ से। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।